प्रोडक्शन मेथड के न्यूमेरिकल्स हमने किए। अब आज हम स्टार्ट करेंगे इनकम मेथड के न्यूमेरिकल्स। इनकम मेथड से नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो जैसे हमने प्रोडक्शन मेथड में एक फॉर्मेट बना लिया था, सेल्स एट चेंज इन स्टॉक से वैल्यू ऑफ आउटपुट आता है, उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दो तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस आता है। फिर जीडीपी एट मार्केट प्राइस से कन्वर्जन करना इज़ अ कॉमन थिंग कि ग्रॉस से नेट बनाना है तो डेप्रिसिएशन कर दो, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप एडजस्ट करते हो। तो इसी तरह से इनकम मेथड का भी हम एक फॉर्मेट बना लेंगे तो सारे क्वेश्चंस हमारे उसी फॉर्मेट में जाके फिट हो जाएंगे, और वो फॉर्मेट हमें याद हो गया तो इनकम मेथड का क्वेश्चन हम आराम से सॉल्व कर पाएंगे। पहले हम उस फॉर्मेट को समझते हैं। देखिए, प्रोडक्शन मेथड में हमारा फोकस किस चीज़ पे था कि भाई टोटल प्रोडक्शन निकाला जाए कि इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। वो हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करके प्रोडक्शन निकाला था। अब जब हम इनकम मेथड फॉलो कर रहे हैं तो हमारा फोकस किस पे होगा कि इनकम कितनी जनरेट हो रही है इकोनॉमी में। इनकम का मतलब फैक्टर इनकम कितनी जनरेट हो रही है। सो फैक्टर इनकम किसको मिलेगी? फैक्टर इनकम मिलेगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये चार हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। अगर एग्ज़ाम में आता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का नाम लिखना, तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको यहाँ पर लिखने हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब वो सारी चीज़ें जिनसे किसी भी चीज़ का फैक्ट्रीज़ में या खेतों में जहाँ भी प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन होता है। जितनी भी चीज़ें यूज़ होती है प्रोडक्शन में, सबको इन चार कैटेगरी में डाला जा सकता है एज़ पर इकोनॉमिक्स। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने काम किया, बदले में उन्हें इनकम मिलेगी, पैसा मिलेगा। जो काम किया उसके बदले उन्हें पैसा मिलेगा। तो उस पैसे को जो उनको मिलता है उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। उसे हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। इसका थोड़ा सा ऑर्डर हम चेंज कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो हमारे फॉर्मेट में समझने में हमें आसानी रहेगी। लेबर को क्या मिलता है? लेबर मतलब जो लोग जाकर के काम करते हैं, बदले में उन्हें सैलरी, वेजेस, ये सब मिलता है। तो लेबर जब काम करती है उसके बदले में जो उन्हें पैसा मिलता है उसको हम बोलते हैं कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ का कंपेंसेशन। एम्प्लॉय मतलब कहीं आप नौकरी कर रहे हो तो उस नौकरी के बदले जो आपको पैसा मिला उसको बोला जाता है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो जब न्यूमेरिकल आपका आएगा तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ लिखा हुआ रहा है, मतलब वो एक फैक्टर इनकम है, उसे हमें नेशनल इनकम में ऐड कर लेना है। लैंड के बदले में जो इनकम मिलती है उसको बोलते हैं रेंट। या तो रेंट बोलते हैं या फिर उसे रॉयल्टी बोलते हैं। या तो रेंट बोलते हैं या रॉयल्टी बोलते हैं। रॉयल्टी का मतलब हम जानेंगे, पहले एक बार एक पूरा ढांचा हम समझ लेते हैं इसका। कैपिटल के बदले में जो इनकम मिलती है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। कैपिटल के बदले जो इनकम मिलती है उसे बोलते हैं इंटरेस्ट। और एंटरप्राइज के बदले में जो मिलती है उसको बोलते हैं प्रॉफिट्स। तो ये चार चीज़ें फैक्टर इनकम होती है। ये हम पिछले चैप्टर में इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेबर के बदले में कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मिलता है, लैंड के बदले रेंट या रॉयल्टी मिलती है, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिलती है, एंटरप्राइज के बदले में प्रॉफिट्स मिलता है। अब जो इनकम मेथड का न्यूमेरिकल होगा उसमें क्या होगा, इनमें से कुछ आपको लिखे हुए मिलेंगे, जो लिखा हुआ मिले उनको ऐड कर दो, बस इतना सा ही यहाँ पर काम है। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ लिखा हुआ मिल रहा है उसे ऐड कर दो, रेंट है तो रेंट जोड़ दो, इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट जोड़ दो, प्रॉफिट्स है तो प्रॉफिट्स जोड़ दो। अब आगे क्या हो रहा है कि कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय जो है ना, जब आपको पैसा मिलता है, किसी ने कहीं नौकरी करी तो पैसा मिलता है, तो वो सिर्फ
एक नाम से नहीं मिलता, उसके कई अलग अलग नाम हो सकते हैं। जैसे वेजेस हो सकता है, सैलरीज हो सकता है, वेजेस हो सकता है, सैलरीज हो सकता है। या कई बार क्या होता है कि जहाँ भी आप काम कर रहे होते हैं वहाँ कंपनी की तरफ से आपको फ्री में रहने के लिए घर मिल जाता है, फ्री में आपको गाड़ी मिल जाती है, फ्री में रहने के लिए आपको गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, मोबाइल फ़ोन, ये सब फ्री में मिल जाते हैं आपको। तो वो भी एक्चुअली कंपेंसेशन ही है। आपने कहीं पे नौकरी करी, उसके बदले में आपको कैश तनख्वाह ना दे करके आपको फ्री की फैसिलिटीज़ उसने दे दी। तो ये जो फ्री की फैसिलिटीज़ मिलती है, इनको हम क्या बोलते हैं? कंपेंसेशन इन काइंड। जो हाथ में पैसा मिले वो कैश, जो हाथ में पैसा ना मिल के कोई फैसिलिटी मिल जाए उस फैसिलिटी को बोलते हैं हम पेमेंट्स इन काइंड। काइंड बोला जाता है नॉन कैश के लिए। तो पेमेंट्स इन काइंड को भी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। आपको ऐसा का ऐसा वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, पेमेंट्स इन काइंड। पेमेंट्स इन काइंड हो गया, ओके। देन क्या होता है कि जब भी हम कहीं पे काम करते हैं, मान लीजिए कि मैं कहीं काम कर रहा हूँ, मेरी 10,000 रुपये महीने की सैलरी है, 10,000 रुपीज़ पर मंथ। अब 10,000 रुपीज़ पर मंथ मेरी इनकम है। तो जो हमारे देश में सिस्टम बना हुआ है वो क्या सिस्टम है कि अगर मेरी 10,000 रुपये महीना मेरी तनख्वाह है, तो मुझे वो 10,000 रुपये नहीं देंगे हर महीना। वो क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे 1,000 रुपये, मान लीजिए 1,000 रुपये लेस करेंगे और मुझे वो देंगे 9,000 रुपये। मेरी 10,000 की सैलरी है, लेकिन 1,000 रुपये वो काटेंगे और मुझे 9,000 रुपये वो देंगे। फिर 1,000 कहाँ गया? 1,000 का वो क्या करेंगे कि इस 1,000 को अपने पास रख लेंगे और गवर्नमेंट के पास जमा करा देंगे। गवर्नमेंट के पास जमा करा देंगे और मुझे कब मिलेंगे पैसे? हर महीने 1,000 रुपये मेरे सैलरी में से कटेंगे, गवर्नमेंट के पास जमा होते जाएंगे। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, 58 ईयर्स का हो जाऊंगा, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, तब ये पैसा मुझे वापस मिलेगा, तब ये पैसा मुझे वापस मिलेगा। तो ये बेसिकली क्या है? एक सोशल सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी है भाई, जब आप 60 ईयर्स के हो गए उसके बाद आप ज़्यादा काम कर नहीं सकते, तो उसके बाद भी पर मुझे अपना घर का खर्चा तो चलाना है, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? जब मैं वर्किंग लाइफ में था, जब मैं यंग था, तब जो मैं कमा रहा था उसमें से पैसे काट काट के गवर्नमेंट के पास जमा हो जाते हैं। और जब आप 60 ईयर्स या 58 ईयर्स के बाद रिटायर हो जाते हो तो आपको पैसा मिल जाता है। तो ये इसको बोला जाता है, कौन सा पैसा है? सोशल सिक्योरिटी, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी, समाज में रहने के लिए आपको सुरक्षा मिल रही है भाई। अगर अदरवाइज़ क्या होता, लोग अगर 10,000 रुपये पूरे दे देंगे तो लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो पूरे पूरे हर महीने खर्च करते जाएंगे, पैसे बचाएंगे ही नहीं। वो जितने पैसे हर महीने खर्च कर देंगे, फिर जब 58 ईयर्स को जाओगे फिर आप क्या करोगे? फिर पैसा कहाँ से आएगा? उसके बाद तो आप रिटायर हो जाते हो, काम भी नहीं कर सकते ज़्यादा, तो उस वक्त पैसा कहाँ से आएगा? तो ऐसी किसी स्थिति से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने हमारे देश में सिस्टम बनाया है, सब देशों में होता है ऐसा, कि जो आपकी हर महीने सैलरी है उसमें से कुछ पैसा काट के और गवर्नमेंट के पास जमा हो जाएगा और आपको पैसा मिलेगा जब आप रिटायर हो जाएंगे तब। तो कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, ये कंट्रीब्यूशन आया कहाँ से? मेरी सैलरी में से कटा, एम्प्लॉय की सैलरी में से कटा, तो इसको हम बोलेंगे एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। अब सिस्टम क्या होता है कि जितना पैसा मैं कंट्रीब्यूट करूँगा उतना ही पैसा मेरा एम्प्लॉयर भी इस अकाउंट में डालेगा। जैसे 1,000 रुपये वो मेरे काटेंगे और 1,000 रुपये कंपनी अपनी तरफ से उसमें और डालेगी, तो उसको बोलते हैं हम एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। तो 1,000 रुपये मेरे मैं दूँगा, 1,000 रुपये मेरा एम्प्लॉयर देगा। तो जो मैंने दिए पैसे वो तो 10,000 में से कट गए, तो ये 10,000 तो मेरा ऑलरेडी वेजेस में आ चुका, वेजेस सैलरी में 10,000 रुपये ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन जो एम्प्लॉयर ने अलग से दिया 1,000 रुपये बाद में, वो इस 10,000 में नहीं आया। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लेंगे? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। एम्प्लॉय वाला कंट्रीब्यूशन छोड़ देंगे, क्योंकि एम्प्लॉय वाला तो 10,000 में आ गया, 10,000 इज़ माई वेजेस। एम्प्लॉय वाला कंट्रीब्यूशन अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है।
सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को हम यहाँ पर अलग से ऐड करेंगे क्योंकि ये वेजेस सैलरीज में नॉर्मल में आया नहीं है। अगर एम्प्लॉई आता है तो आप उसे इग्नोर कर दोगे। ये पॉइंट समझ आया शायरन आपको? काव्या ये पॉइंट समझ आ गया है? शायरन आवाज़ आ सर आप वो स्लाइड कर सकते हो? ये क्वेश्चन वाला? यस सर। हाँ। सर 1600 आ रहा है। 1600 आ रहा है आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देख लेते हैं। वेरी गुड, सही आंसर है आपका। काव्या कंप्लीट करिए आप। सर मेरे को नहीं आ रहा। आपको नहीं आ रहा? ओके। क्वेश्चन नंबर 19। ये हमारा सारा फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट हमारे पास में बना हो, ये फॉर्मेट एज इट इज़ हमें बाय हार्ट याद होना चाहिए। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, इसमें 4 चीज़ें हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस में 3 चीज़ है। प्रॉफिट के अंदर डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो आप देखिए ये बाहर की तरफ लिखा है कंपेंसेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। अगर ये 3 चीज़ मुझे मिल जाती है एग्ज़ाम के क्वेश्चन में तो फिर मुझे इनको ही जोड़ना है, अंदर वाली चीज़ से कोई मतलब नहीं है। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ अगर नहीं है तो फिर इनमें से जो मुझे मिलेगा उनको मैं ऐड करूँगा। वेजेस, पेमेंट इन काइंड, इनको मैं ऐड करूँगा। अगर प्रॉफिट नहीं है तो मैं डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट में से जो मिलेगा उसको ऐड करूँगा। ठीक है ना? तो ये प्रॉफिट का हिस्सा ये तीनों चीज़ है, ऑपरेटिंग सरप्लस का हिस्सा ये तीनों चीज़ है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का हिस्सा ये चारों चीज़ यहाँ पर है। अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। डिविडेंड, डिविडेंड कितना है? 100। डिविडेंड हमने यहाँ पे लिख लिया 100 का, हमारे फॉर्मेट में यहाँ पे डिविडेंड आ गया। पहले देख लो भाई प्रॉफिट है क्या कहीं पे दिया हुआ? प्रॉफिट देख लेते हैं कहीं है क्या। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अलग चीज़ होती है, प्रॉफिट कहीं नहीं है। प्रॉफिट कहीं नहीं है इसका मतलब हमें इन तीनों चीज़ों को लेना है। तो डिविडेंड को हमने यहाँ पर 100 ले लिया। कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर का है तो हम लेते हैं, एम्प्लॉई होता है तो हम नहीं लेते। तो 2 टर्म्स है, एक होता है आपका एम्प्लॉयर, जिसने नौकरी पे रखा हुआ एम्प्लॉयर, जो नौकरी कर रहा है वो एम्प्लॉई। तो इसको हम लेंगे, इसको हम लेंगे, एम्प्लॉई को हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर है 200, इसे हम यहाँ पर ले लेंगे। अच्छा, इसको लेने से पहले देख लो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय कहीं दिया तो नहीं है क्वेश्चन में? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कहीं भी दिया हुआ नहीं है, तो फिर हम इसके एलिमेंट से इनको हम एक एक को यहाँ पर ऐड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स का हिस्सा होता है 20, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यहाँ पर आ गया 20। रेंट,
रेंट कितना है 100 का, तो रेंट का तो कुछ एलिमेंट होता नहीं है, तो रेंट एज इट इज़ यहाँ पे 100 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ रहा है काव्या को? यस सर। ओके। इंटरेस्ट पेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स, इंटरेस्ट कितना है 130, इंटरेस्ट को भी हम यहाँ पे लेते हैं, इंटरेस्ट भी यहाँ पे 130 आ जाएगा। कॉरपोरेशन टैक्स हमारे फॉर्मेट में आता है 50 का, ये हम कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स यहाँ पर ले लेंगे। कॉरपोरेशन टैक्स, कॉरपोरेट का मतलब होता है कंपनी, कंपनी के प्रॉफिट पे जो टैक्स लगा उसको कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स भी बोल सकते हैं या कॉरपोरेशन टैक्स भी बोल सकते हैं। 50 हमने यहाँ ले लिया। वेजेस एंड सैलरीज 1000, ये भी आया, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट है, 1000 विल कम। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये तो हमारा कन्वर्जन के काम आता है, बस हम इसको यहीं छोड़ देंगे। इनको सबको ऐड कर लो तो 1600 आपका यहाँ पर नेट फैक्टर डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ गया। अगर कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्वेश्चन में होता तो फिर हम ये वेजेस सैलरीज और ये इनको दोनों को हम नहीं लेते, वेजेस सैलरीज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन्हें हम हटा देते, फिर हम कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय को ही लेते हैं। अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस होता तो हम इनको सबको छोड़ देते, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस में ये सब चीज़ें आ जाती, सिर्फ हम ऑपरेटिंग सरप्लस लेते हैं। बट ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं था, इसलिए रेंट ले लिया, इंटरेस्ट ले लिया, प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट होता तो हम इनको छोड़ देते, सिर्फ प्रॉफिट लेते, बिकॉज डिविडेंड वगैरह तो प्रॉफिट का हिस्सा है। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड क्वेश्चन में है नहीं, अगर होता तो जितना होता हम यहाँ पर ऐड कर लेते। तो सबसे पहले हेड कौन से हैं? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय, ये टॉप हेड है। ये तीनों आ गए तो इनके अंदर वाली चीज़ को आपको लेना नहीं है। अगर ये नहीं आते तो इनके अंदर वाली चीज़ पे आपको जाना है। प्रॉफिट्स के अंदर एक और सब हेड होता है, तो प्रॉफिट मिल जाए तो अंदर वाले नहीं लेने, वरना अंदर वाली चीज़ें आपको यहाँ पर लेनी है। समझ आ गया काव्या? सर ये कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स अगर ऐसे हो सकते हैं कि लॉस हो। देखो अगर लॉस होगा तो यहाँ पर प्रॉफिट तो कुछ आएगा ही नहीं, फिर इनकम ही नहीं, हमको तो इनकम गिननी है, ठीक है पर ना। फिर अगर ऐसे लिखा हुआ कि लॉस अगर 100 रुपीज है तो हम उसे ऐड करेंगे। अगर लॉस प्रॉफिट्स के अंदर आपको प्रॉफिट की जगह लॉस दे दे तो, यस सर। अगर लॉस दे देता है तो फिर आप उसे ऐड नहीं करो, फिर उसे आप ऐसे सब्ट्रैक्ट करोगे, ओके सर। है ना। क्यों भाई, लॉस इज़ अ नेगेटिव प्रॉफिट, लॉस इज़ अ नेगेटिव प्रॉफिट। और ये जब हम बात करते थे, हम हमारे पूरे देश में जितने भी लोग काम कर रहे हैं सबकी जोड़ करके बात करते हैं, एक पर्टिकुलर फर्म की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं। अब देश में सारी कंपनियों को लॉस होगा ऐसा कभी भी होगा नहीं, इसलिए आपके क्वेश्चन में यहाँ पर लॉस नहीं आएगा। बट स्टिल अगर लॉस आ जाता है तो लॉस इज़ अ नेगेटिव प्रॉफिट, तो आपको उसे माइनस जो भी आएगा अमाउंट वो माइनस में आपको लिखना है, वो आपका फिर यहाँ पे लेस होगा, ठीक है। और कुछ डाउट? नो सर। ओके, ये कर लोगे आप क्वेश्चन? सर यस शेरन। प्रॉफिट के अंदर हम मतलब कि जब प्रॉफिट निकालो तीनों चीजें हमेशा प्लस करनी होती है ना, जो हाँ हाँ डिविडेंड बिल्कुल, होता है और जो कॉर्पोरेट टैक्स और जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड, सारे तीनों ऐड करने हैं। यस, तीनों ऐड करोगे तो प्रॉफिट आपका आ जाएगा। ओके सर। ज़रूरी नहीं हर क्वेश्चन में तीनों चीज़ हो, जो भी चीज़ है उसे आप ऐड करोगे तो आपका वहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए, अब अगर ये जैसे यहाँ तो एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट ही पूछा था, अगर हमें इसको कुछ और बनाना होता तो 3 तरह कन्वर्जन है, नेट से ग्रॉस, डोमेस्टिक से नेशनल, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस। तो वो 3 तरह कन्वर्जन हर क्वेश्चन में, हर मेथड में आपके एप्लीकेबल होते हैं। क्वेश्चन 20 पे चलते हैं। अब देखिए, फाइंड वेजेस एंड सैलरीज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये अब रिवर्स मेथड का क्वेश्चन आ गया। क्या बोल रहा है ये? हमें बोल रहा है, ये हमारा पूरा फॉर्मेट है, अभी हमें बोल रहा है कि हमें वेजेस एंड सैलरीज निकालनी, ये वाली चीज़। तो ये हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें एक एग्रीगेट दे देगा कोई सा। क्या इसने हमें दिया? इसने हमें दे दिया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसने हमें यहाँ दे दिया नेट नेशनल प्रोडक्ट
एट मार्केट प्राइस इसने हमें दिया है। यहाँ हम इसको इधर लिख लेते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये इसने हमें दे दिया। कितना दिया ये? फिफ्थ आइटम है, 1 2 3 4 5 1700 का इसने हमें ये दे दिया। ठीक है ना। अब पहले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, सारे एलिमेंट्स जोड़ लो तो आप नीचे यहाँ पे पहुँच जाते हो। अब ये क्या कह रहा है कि इनमें से कोई मिसिंग फिगर ये हमसे निकलवाएगा, जैसा प्रोडक्ट मेथड में कर रहा था उसी तरह से इनकम मेथड में अब हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अब इसका हमारा स्टेशन क्या होता है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। सबसे पहले हमें कहाँ पहुँचना है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे पहुँचना है। जब प्रोडक्ट मेथड हम कर रहे थे तो प्रोडक्ट मेथड में हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस पर पहुँचते थे। इनकम मेथड से अगर कर रहे हैं तो आप एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे जाओगे, दैट इज़ योर फर्स्ट स्टेप। रिवर्स मेथड के क्वेश्चन है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट है, इससे मुझे जाना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में मुझे यहाँ पर जाना है। तो नेट तो है, नेट से फर्स्ट वाला तो नेट ही है, तो मुझे डेप्रिसिएशन का कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। नेशनल से डोमेस्टिक बनाना है और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट मुझे बनाना है। तो वन बाय वन हम इसको करेंगे। नेशनल से डोमेस्टिक बनाने के लिए क्या करते हैं, लेस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेशनल से जब डोमेस्टिक बनाते हैं तो लेस करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को। देखते हैं कितनी है यहाँ पे। यहाँ पर एक फिगर लिखिए, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। हमें तो फ्रॉम चाहिए थी, यहाँ इसने टू लिख करके हमें दिए। कितनी दिए लिख करके, 7th नंबर पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7th इज़ -20। तो अब हम क्या करेंगे, इसको दो अलग अलग लिख लेंगे यहाँ पे, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को 0 लिखो, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड इसने कितना दिया, -20, तो इसको यहाँ पर आप -20 लिखो। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कितनी हो जाएगी, 0 -20 प्लस हो जाएगी। तो यहाँ साइन का मिस्टेक हो सकता है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप करो तो आपको कोई कन्फ्यूज़न यहाँ पर नहीं होगा। या तो क्वेश्चन मुझे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड सीधा लिख करके दे देता, अब उसने नहीं लिख करके दिया तो मैं क्या करूँगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 0 है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इसने दिया -20, तो -20 को जब हम करेंगे तो 0 -20 इट विल कम टू +20। अब हमें लेस करना है, तो यहाँ पर मेरा जो आएगा नेट डोमेस्टिक, क्यों मैं नेशनल से डोमेस्टिक बना दिया, अब प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ही रहेगा, क्यों अभी मैंने कन्वर्जन किया नहीं है। तो ये हो गया 1680। अब मैं मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाऊंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, लेस इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैं लेस करूंगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन ने मुझे डायरेक्टली दिया हुआ है पॉइंट नंबर 4 पे, तो 1 2 3 4 70 है, 70 को मैं यहाँ लेस कर दूंगा। तो ये मेरे पास में आ गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट विच इज़ इक्वल टू 1680 - 70, 1610 रुपये यहाँ पर आ गया। ये मुझे मिलता है इनकम मेथड से, जब मैं फॉर्मेट में करता हूँ तो मुझे ये मिलता है। इस तक मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। काव्या को समझ आ गया यहाँ तक? शैरन को समझ आ गया? यस सर। ओके। अब इसको हम, इससे हम आगे बढ़ेंगे। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे वेजेस एंड सैलरीज निकालना है। तो इस फॉर्मेट में बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको सबको आप माइनस कर दो, वेजेस एंड सैलरीज को छोड़ के। मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड देख लेते हैं पहले है क्या। मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो उसको छोड़ दो। ऑपरेटिंग सरप्लस देख लो, ऑपरेटिंग सरप्लस है क्या,
ऑपरेटिंग सरप्लस भी यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस की अलग अलग देखो, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, ये दिए हैं क्या? रेंट दिया हुआ है, ओके, तो रेंट को हम यहाँ पे लिखते हैं लेस रेंट। दो नाम हमने पढ़े थे, रेंट एंड रॉयल्टी, तो रेंट भी देख लेते हैं और रॉयल्टी भी है यहाँ पे, दोनों को हम ले लेते हैं 50 एंड 100, 100 और 50। रेंट और रॉयल्टी हमने डाल दिया। और क्या क्या आता है ऑपरेटिंग सरप्लस में? ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारा आता है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स। इंटरेस्ट देखते हैं, इंटरेस्ट है क्या? यस, इंटरेस्ट भी है। इंटरेस्ट इज 1 2 3 400 इज इंटरेस्ट, तो हम 400 को भी यहाँ पर लेस कर देते हैं। फिर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स है क्या यहाँ पे? प्रॉफिट भी दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 6, 1 2 3 4 5 6, 300 इज यहाँ प्रॉफिट्स, इसको भी हमने यहाँ पे लेस कर दिया। तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस वाली चारों चीज़ें आ गई, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन्हें मैं टोटल मिला करके यहाँ पे लेस कर देता हूँ। अब मेरे पास में क्या बच गया? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, यहाँ पर मेरे पास में ये बच गया है, क्योंकि टोटल एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट था, इसके 3 एलिमेंट होते, मिक्स्ड इनकम वो है ही नहीं, ऑपरेटिंग सरप्लस माइनस कर दिया, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ यहाँ बच गया विच इज़ 760। अब कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ से मुझे कहाँ जाना है? वेजेस एंड सैलरीज पे। वेजेस एंड सैलरीज मुझे चाहिए, जो इसने यहाँ पे पूछा है। तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में क्या क्या आता है? वेजेस एंड सैलरीज, पेमेंट्स इन काइंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी एंड रिटायरमेंट पेंशन। तो कंपेंसेशन में से अगर मैं तीनों चीज़ माइनस कर दूँ, लेस पेमेंट्स इन काइंड, लेस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, और एक और लेस क्या है मेरा? रिटायरमेंट पेंशन। अगर मैं इनको तीनों को माइनस कर देता हूँ, मेरे पास वेजेस एंड सैलरीज ही बचेगा। अब देखते हैं तीनों चीज़ में क्या क्या है क्वेश्चन में। रॉयल्टी, रेंट, इंटरेस्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, प्रॉफिट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय को तो हम छोड़ देंगे, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर 9 नंबर 60 है, तो सिर्फ एक ही चीज़ है मेरा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 60, इसको मैं लेस कर दूंगा। तो वेजेस एंड सैलरीज मुझे यहाँ पर 700 इज़ माई आंसर। ये यहाँ पर 700 आ गया। तो ये रिवर्स मेथड में हमने इसको किया है। पहले एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट पे हम पहुँचते हैं, फिर उसके बाद उसके एलिमेंट्स 1 बाय 1 हम लेस करते जाते हैं। शेरन, समझ में आ गया क्वेश्चन? सर मुझे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयर 760 कैसे आया? ओके, देखिए एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट है 1610, ठीक है ना। अब एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट में 3 चीज़ होती है, क्या क्या होता है? मिक्स्ड इनकम, फिर दूसरा होता है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा आपका होता है कंपेंसेशन, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। मैं ये तीनों चीज़ एक एक करके माइनस करूँगा 1610 में से। मिक्स्ड इनकम 0 है, इसको छोड़ दो। ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट दिए हैं, इनको जोड़ के 850 आ रहा है, मैं माइनस कर दूंगा। तो क्या बचा मेरे पास? सिर्फ कंपेंसेशन बचा। तो ये 760 कैसे आ रहा है यहाँ पे? 1610 माइनस 850। समझ आया? यस सर। ठीक है फिर ना? सर आपने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स में से वो 60 माइनस कर दिया तो वो आ गया, ठीक है। हाँ, फिर अगर ये पेमेंट इन काइंड ये सब भी होता तो ये भी सब माइनस करते, पर एक ही चीज़ थी तो इसको माइनस किया तो वेजेस एंड सैलरीज आ गया। ठीक है, कर सकते हो? यस सर। ओके, काव्या को समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर सर आप वो लास्ट स्लाइड कर सकते हो, मेरे को एक्चुअली लिखनी थी मैं। कौन सा वाला? लास्ट?
वो जो लास्ट स्लाइड था। ये वाला आप बोल रहे हो? यस सर। ओके, क्या पूछना है इसमें बताइए। नहीं नहीं, मैं एक्चुअली लिख रही थी ये। अच्छा, लिख रहे हो? ओके, लिख लो। सर हो गया। हो गया? क्वेश्चन करना भी समझ आ गया? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ आ नहीं, गया। थोड़ा थोड़ा नहीं, आप बोलो ना, तो आपको अगर नहीं समझ आए तो मैं एक्सप्लेन करूँगा वापस से। देखो, यही प्रॉब्लम होता है क्या है कि जब हम क्लास में बैठते हैं, स्कूल भी आप जाते हो, टीचर समझा रहा है, टीचर ने समझा दिया, अगर आप बोलोगे नहीं वापस से तो टीचर को कैसे पता पड़ेगा कि आपको समझ नहीं आया? है ना? तो इसीलिए मैं बार बार स्टूडेंट से पूछता हूँ, यूजुअली सब टीचर नहीं पूछते ऐसे, इसलिए मैं पूछता हूँ कि ताकि आपका डर खुले, आप अपनी प्रॉब्लम रेस करो, वरना आप बिना सीखे क्लास से निकल जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा फिर। तो थोड़ा थोड़ा नहीं, छोटी सी भी अगर आपको चीज़ नहीं समझ आती, यू आस्क। ठीक है ना? अभी बताओ कहाँ पे समझ नहीं आया था? सर ये मेरे को कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में समझ में आया। क्या समझ नहीं आया इसमें बताइए। नहीं, जो आपने ये जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है फैक्टर कॉस्ट जो आपको आया, ओके। फिर आप फिर आपने इसे 850 से माइनस किया, ओके, तो थोड़ा डाउट हो गया। थोड़ा डाउट हो रहा है। ओके, देखो, इनकम जो है हमारी, जो हमने फॉर्मेट देखा था, तीन तरह की मेन इनकम है। सबसे टॉप पे क्या है? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयड। ये बात समझ में आती है फॉर्मेट में आपको? जो तीन मेन हेड्स हैं मेरे इनकम के, वो है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इन तीनों को जब मैं जोड़ता हूँ तो मुझे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिलता है। तीनों को मैं जोड़ता हूँ तो मुझे एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट मिलता है। ये हमारा फॉर्मेट कह रहा है, हमारा फार्मूला, आप इसे बोल सकते हैं हमारा फार्मूला है। ये बात समझ आई आपको या नहीं आई है? काव्य, आपको रिप्लाई करना है? यस सर। हाँ जी, आपको बताना है, ये बस समझ आया आपको कि कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम इज इक्वल टू एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट। यस सर, ये समझ में आ ये गया। समझ में आ गया, ये समझ में आ गया आपको, ठीक है ना? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय के चार एलिमेंट होते हैं, इन चारों को जोड़ो तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आता है। ये समझ आया? यस सर। ओके। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को जोड़ूंगा तो ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा। ये समझ आया? सिर्फ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट सर इनको जोड़। अगर ऑपरेटिंग अगर डेफिसिट हुआ नहीं, तो ऑपरेटिंग फिर। डेफिसिट नहीं होगा, ऑपरेटिंग सरप्लस ही होएगा। अच्छा। हाँ सर। ऑपरेटिंग डेफिसिट नहीं होता कुछ, ऑपरेटिंग सरप्लस ही होगा। तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा। ये समझ आया? यस सर। प्रॉफिट के लिए डिविडेंड, कॉरपोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इन्हें जोड़ेंगे तो प्रॉफिट आएगा। ये समझ आया? यस सर। ठीक है ना? अब एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट अगर क्वेश्चन ने मुझे दे दिया, है ना, एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट दे दिया, मिक्स्ड इनकम दे दी, ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया, तो क्या मैं कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकाल सकता हूँ? मैं यहाँ लिखता हूँ एन डी पी एट एफ सी, है ना, मान लीजिए ये है 1000, मिक्स्ड इनकम है मेरा 500 का, ऑपरेटिंग सरप्लस है मेरा यहाँ पे 200 का। तो कंपेंसेशन आप बता सकते हो कितना होगा? ये थोड़ी जगह कम है, इसको मैं उधर ले जाता हूँ। एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट यहाँ दिया है, मिक्स्ड इनकम दिया, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है। क्या आप कंपेंसेशन निकाल सकते हो? आपको बताने का भैया।
सर ये होगा अम, सर 1200 होगा। 1200 नहीं होगा। आई थिंक इसका मतलब आपको ये फॉर्मेट अभी ठीक से समझ नहीं आया है। ठीक है, तो अभी हमारा नहीं टाइम, सर, एक्चुअली मेरे को ये मेरे को याद करना पड़ेगा इसको, फॉर्मेट अच्छे से पहले। हाँ ठीक है, मैं अभी इसका स्क्रीन प्रिंट आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, आप उसे लर्न कर सकते हो। बेसिकली बात क्या है, कंपेंसेशन प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस तीसरा क्या है, मिक्स्ड इनकम इज़ इक्वल टू एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है ना। कंपेंसेशन मुझे निकालना है, तो ये मैं ऐसे ही लिख लूँगा, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है 200 प्लस मिक्स्ड इनकम कितना है 500 इज़ इक्वल टू एन डी पी फैक्टर कॉस्ट कितना है 1000। तो कंपेंसेशन कितना आएगा, 200 और 500 को उधर ले जाओ, 1000 माइनस 200 माइनस 500, कंपेंसेशन आएगा आपका 300। समझ आया। यस सर। ठीक है ना। एक बार आप इसको फॉर्मेट को वापस देखिएगा, वरना नेक्स्ट क्लास में आई विल एक्सप्लेन दिस फॉर्मेट अगेन, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्वेश्चन 19 20 तक किया है। इसको हम वापस से करेंगे क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में, और फिर आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, आज की क्लास हम क्लोज़ करते हैं।